हाँ, टाइट्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग एक अननोन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या अमाउंट वाला पार्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। टाइट्रेशन का बिल्कुल बेसिक मतलब बस इतना ही निकल के आता है। उसमें ये चीज़ होता है, जैसे हम लोग जब अननोन रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग उसको उसके अमाउंट वाले पार्ट को, उसके कंसंट्रेशन वाले पार्ट को फाइंड करने के टाइम पे बेसिकली किसी एक पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। और जब रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो शायद ध्यान होगा ही तुम लोगों को, ये चीज़ क्लास में डिस्कस भी किया था। जैसे मान लो एक बीकर है और उस बीकर वाले पार्ट में कुछ कुछ पहले से पड़ा हुआ है, मतलब जो अननोन कंपाउंड है वो चीज़ पहले से पड़ा हुआ है, अननोन सॉल्यूशन वाला पार्ट पहले से पड़ा हुआ है। उसमें हम लोग ब्यूरेट से, पिपेट मत यूज कर लेना, ठीक है? पिपेट का मतलब मालूम है क्या होता है? सर जिसे सॉल्यूशन डालते मतलब कि ये सर सर माउथ से सर पहले सॉल्यूशन लेते हैं फिर उसको हाँ, इसमें डालते उसको हैं। ब्यूरेट ब्यूरेट में डालने के लिए यूज करते हैं। मतलब कहीं एक कंटेनर में हम लोग का सोल्यूशन पड़ा हुआ है तो इसको हम लोग माउथ से, मतलब एक छोटा सा पाइप टाइप का होता है, उससे खींचते हैं और उसके बाद ब्यूरेट में डालते हैं। या कहीं भी डाल सकते हैं उसको, उसको पिपेट बोलते हैं। पिपेट नहीं चाहिए होता है हम लोग को, ब्यूरेट चाहिए होता है। और ब्यूरेट वाले पार्ट में एक स्टॉप कॉक होता है, मतलब यहाँ पे स्टॉपर होता है बेसिकली। हम लोग ड्रॉप वहाँ तो नहीं होता, नीचे ही होता है। और हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस वाले पार्ट को हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं इन जनरल। जो भी सब्सटेंस होता है उसका कंसंट्रेशन या उसका जो भी अमाउंट है वो पार्ट नोन होता है। नॉर्मली कंसंट्रेशन ही नोन होता है, वो चाहे नॉर्मेलिटी हो चाहे मोलरिटी हो, ये चीज़ नोन होता है। तो हम लोग इस ब्यूरेट वाले पार्ट से ड्रॉप बाय ड्रॉप आराम से टाइट्रेंट को इस अननोन सॉल्यूशन में डालते हैं। और जब उस अननोन सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग उसको डालते हैं तो बेसिकली हम लोग केवल एक चीज़ मेजर करने की कोशिश करते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट कहाँ पे आया। जिस टाइम पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा उस टाइम पे हम लोग इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक इंडिकेटर डाल रखे होते हैं। कभी कभी जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है खुद भी इंडिकेटर के जैसा बिहेव करता है, बट अगर नहीं है तो हम लोग इंडिकेटर डाल के रखते हैं। जिस टाइम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, मतलब जिस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट का बेसिक मतलब यही है कि टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो जिस टाइम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया उस टाइम पे इंडिकेटर कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा या फिर जो भी अपीयरेंस है उस चीज को चेंज करेगा और हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। करना बस ये चीज होता है, जैसे टाइट्रेशन के टाइम पे हम लोगों को कुछ रिएक्शंस याद रखने होंगे, कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट के वैल्यूज को एकदम याद रखना होगा। जैसे लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि Fe2+ वाला पार्ट हमेशा Fe3+ में कन्वर्ट होता है, या फिर कॉपर प्लस वाला पार्ट कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है अगर हम लोग एसिडिक मीडियम लेके चलते हैं। तो मैग्नेट आयन वाला पार्ट जो है Mn2+ में कन्वर्ट होता है। उन रिएक्शंस को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। मतलब कुछ रिएक्शंस हो सकता है गिवन हो बट कुछ रिएक्शंस याद रखने ही होते हैं, स्पेशली जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखे डी ब्लॉक के, वो सब रिएक्शंस याद रखने होते हैं। और रिएक्शंस को याद रखते हुए केवल हम लोगों को हमेशा ये कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ का हम लोग कंसिडरेशन देखना होता है। बाकी बेसिकली इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब बस ये होता है, एक रिएक्टेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दूसरे रिएक्टेंट वाले पार्ट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और उसके अलावा जैसे एक टर्म ध्यान रखना, ये जो टाइट्रेंट है उसको तो ठीक है हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं, बट जिसका टाइट्रेशन या जिसका अमाउंट निकालना है हम लोगों को उस पूरे सॉल्यूशन वाले पार्ट को हम लोग टाइट्रेट बोला करते हैं। तो कभी कभी ये स्टैंडर्ड वर्ड दे रखा होगा, टाइट्रेट वाले पार्ट का मतलब जिसका अमाउंट का एस्टिमेशन करना उसका सॉल्यूशन, और टाइट्रेट वाला पार्ट जिस रिएजेंट के थ्रू हम लोग अमाउंट का एस्टिमेशन कर रहे हैं उस चीज़ का नाम हम लोग टाइट्रेंट आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब उसमें जैसे इंडिकेटर्स वाले पार्ट थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे हम लोग को, कभी लोग उसको हम रिएक्शन के साथ ही डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे अगर हम लोग KMnO4 यूज करके चलते हैं, बेसिकली KMnO4 भी नहीं, अगर हम लोग मैग्नेट आयन यूज करके चलते हैं तो मैग्नेट आयन वाला पार्ट खुद ही एक इंडिकेटर है जो सुन रखा होगा, जिसका कलर क्या होता है? पिंक। पिंक कलर या कहीं कहीं पे पर्पल दे रखा होता है, बेसिकली पर्पल ही कंसिडर किया जाता है। मैग्नेट आयन वाला पार्ट खुद ही एक इंडिकेटर के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट आयन Mn4- से Mn2+ में कन्वर्ट होगा तो उस केस में इसका पर्पल कलर वाला पार्ट डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर पर्पल कलर वाला पार्ट डिसअपियर हो जा रहा है इसका मतलब हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग का इंडिकेटर वाला पार्ट जो है, मतलब या फिर हम लोग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है
रिएक्शन वाले पार्ट में KMnO4 वाले पार्ट या फिर बेसिकली मैग्नेट आयन वाला पार्ट अपना कलर चेंज कर ले रहा है, तो ठीक है, मतलब इस तरह के केसेस में हम लोग को इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना काम अपने आप से होता चला जाएगा। इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। बट कहीं कहीं पे जहाँ पे हम लोगों के पास ये क्या बोलते हैं, कलर चेंजेस का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ सुटेबल इंडिकेटर आराम से यूज़ करते हुए चल सकते हैं। जैसे अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है तो फिनोफ्थिलीन यूज़ करके चल सकते हैं या फिर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करके चल सकते हैं। इस तरह के पार्ट को हम लोग यूज़ करके आराम से काम कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट पॉइंट वाला पार्ट हम लोगों का क्या है। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों को टाइट्रेशन के टाइम पे कुछ कुछ सुटेबल इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे जैसे रिएक्शन बताते जाएंगे उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स का अलग से ध्यान रखना होगा, कुछ कुछ रिएक्शन है उनका भी ध्यान रखना होगा। उन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। और नॉर्मल टाइट्रेशन के बाद दो टर्म होगा, एक तो हम लोग डबल टाइट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं और उसके अलावा एक टर्म यूज़ करते हैं बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन नॉर्मली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कोई अननोन, मतलब ये कोई अननोन तो रिएजेंट वैसे भी निकालना होता है, बट हम लोग बैक टाइट्रेशन वर्ड तब यूज़ करते हैं नॉर्मली जब हम लोगों को किसी एक इम्प्योर सब्सटेंस वाले पार्ट में परसेंटेज प्योरिटी निकालना होगा। जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा होता था, मोल कंसेप्ट में सवाल होता है कि मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम दे रखा जिसका परसेंटेज प्योरिटी 95% के बराबर है। तो इस सब्सटेंस का परसेंटेज प्योरिटी 95% है, मतलब 200 ग्राम का 95% ही पार्ट रिएक्शन के लिए अवेलेबल है, बाकी 5% इम्प्योर पार्ट है जो अपने काम का नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली बैक टाइट्रेशन वाले पार्ट में मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि सवाल में गिवन स्पीसीज वाले पार्ट का परसेंटेज प्योरिटी क्या है, वो हम लोग बैक टाइट्रेशन में डिस्कस करेंगे। और डबल टाइट्रेशन में हम लोग दो रिएजेंट वाले पार्ट के मिक्सचर वाले पार्ट की बात करते हैं। तो दो रिएजेंट या तीन रिएजेंट हो गया, उसके मिक्सचर को किसी एक पार्टिकुलर टाइट्रेंट से रिएक्ट करा के हम लोग हर एक पार्ट के कंपोनेंट के अमाउंट को निकालने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है डबल टाइट्रेशन। हम लोग नॉर्मली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ही डबल टाइट्रेशन यूज़ करके चल रहे होते हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल टाइट्रेशन केवल एसिड बेस में रहे, हम लोग टाइट्रेशन कहीं भी करा सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, उन सब रिएक्शंस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करो, अपने कॉपी में लिखते चले जाओ रिएक्शंस वाले पार्ट को, तो हम लोग आगे उस चीज़ को आराम से यूज़ करते चले जाएंगे। पहला पार्ट मेंशन करना, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो उस चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं केवल। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या क्या रिएक्शन तुम्हारे काम के होंगे, किन किन चीज़ों को याद रखना है, उन सब चीज़ों को रिएक्शन नोट करते चले जाना। जैसे एक तो एक पार्ट है, जैसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि हम लोग किस अननोन रिएजेंट का एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग Fe2+ वाले पार्ट का एस्टिमेशन करके चल रहे होंगे। इसका रिएक्शन अगर हम लोग मैग्नेट आयन के साथ कराते हैं, अब KMnO4 हो या कुछ और भी हो, तो इस केस में से लिख सकते हैं टाइट्रेंट। जब टाइट्रेशन किसके साथ हो रहा है, तो मैग्नेट आयन वाले पार्ट के साथ। रिएक्शन वाले पार्ट में Fe2+ वाला जो पार्ट है वो आराम से Fe3+ में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। और इन जनरल एसिडिक मीडियम ही लेकर के चल रहे होंगे अगर कुछ नहीं दे रखा। उस केस में MnO4- वाला पार्ट आराम से हम लोग के एसिडिक मीडियम में होने की वजह से तो H+ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में Mn2+ का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H2 वाला पार्ट राइट साइड में लिख सकते हैं। वैसे एक चीज़ है, जैसे अगर चाहे तो हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखते हुए काम कर सकते हैं, और अगर बैलेंसिंग नहीं भी करना तो एटलीस्ट नीचे वाले पार्ट में कितना चार्ज बैलेंस होगा, जैसे ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन से काम हो जा रहा है, वो बैलेंसिंग वाला पार्ट हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है। और जब हम लोग Fe2+ लेकर के चलेंगे तब उस केस में हम लोग Fe3+ में कन्वर्जन करा सकते हैं मैग्नेट आयन के बेसिस पे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। दूसरा रिएक्शन जो हम लोगों को एस्टिमेशन के लिए यूज़ करना होगा वो भी Fe2+ का ही होगा, लेकिन हम लोग रिएजेंट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, Cr2O7 2- वाला पार्ट। अगर हम लोग डाइक्रोमेट आयन लेकर के चलेंगे तो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe2+ वाला पार्ट आराम से Fe+3 में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन थोड़ा याद रखना है। और जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- वाला पार्ट, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करने पे आराम से क्रोमियम का फॉर्मेशन कराएगा और साथ ही साथ वाटर वाले पार्ट का फॉर्मेशन कराना चाहिए। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, Cr2+ वाला पार्ट यहाँ पे 2 के बराबर होना चाहिए, बट वो चीज़ हम लोग बाद में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ बताया था शायद लास्ट क्लास में, जो लिस्ट दिया था उससे पहले क्लास में, कि डाइक्रोमेट आयन जो होगा उसमें हम लोग अल्कलाइन मीडियम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम ही यूज़ करके चल रहे होते हैं। दूसरा रिएक्शन नोट कर लो,
फिर उसके बाद जब थर्ड रिएक्शन वाले पार्ट की बात करेंगे तो इस केस में ऑक्जेलेट आयन वाले पार्ट का एस्टिमेशन चाहिए होता है, और ऑक्जेलेट आयन वाले पार्ट का एस्टिमेशन हम लोग मैग्नेट आयन वाले पार्ट मतलब पर मैग्नेट आयन वाले पार्ट के साथ करा सकते हैं। और रिएक्शन तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इस तरह का बहुत सारा C2O4 2- वाला पार्ट CO2 में कन्वर्ट होता है। और एसिडिक मीडियम अगर लेके चले तो MnO4- वाला पार्ट आराम से एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होगा। बाकी बैलेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ रिएक्शन जो अपने को ध्यान रखना है H2O2 वाला पार्ट। H2O2 वाला पार्ट जब मैग्नेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में मैग्नेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस केस में जो H2O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। एक्चुअल में H2O2 दोनों के जैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा। तो अगर MnO4- से रखा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा तो उस केस में H2O2 वाला पार्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब O2 का फॉर्मेशन कराएगा और उसके अलावा H+ वाले पार्ट का फॉर्मेशन और कराएगा। और क्योंकि H+ वाला पार्ट है मतलब एसिडिक मीडियम वैसे भी है, तो इस केस में MnO4- वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन करके आराम से Mn+2 का फॉर्मेशन करा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन वाले पार्ट में आर्सेनिक ऑक्साइड वाला पार्ट हम लोग को कंसिडर करके चलना है, AS2O3। इसका रिएक्शन MnO4- वाले पार्ट के साथ जब कराएंगे तो उस केस में AS2O3 वाला पार्ट जब भी हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे तो ASO4- के बराबर फॉर्मेशन, सॉरी ASO4 3- के बराबर, जैसे H3PO4 है तो सिमिलर टाइप से H3ASO4 वाला पार्ट, बट क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे माइनस चार्ज के फॉर्मेशन में रखेंगे, H+ पे यहाँ पे ऐड करके काम नहीं करेंगे। ASO4- के फॉर्म में इस रिएक्शन को रखेंगे। बैलेंसिंग जब कर रहे होंगे तो बैलेंसिंग वाले पार्ट में जैसे मान लो अगर हम लोग मैग्नेट आयन लेकर के चले एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ तो बैलेंसिंग ऑलरेडी वैसे ही रहेगा जैसा पहले चलता आ रहा था Mn+2। बट जब बैलेंसिंग करेंगे तो उसकी इसमें हमेशा इन जनरल जो आर्सेनाइड वाला आयन निकल के आता है SO4 3- इस साइड में H+ निकल के आता ही आता है, बट ठीक है उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। जो रिएक्शन दे रखा होगा उस रिएक्शन के हिसाब से हम लोग आराम से उसको कंसिडर करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन है जो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। ये 4 रिएक्शन तो याद रखने ही रखने हैं, मतलब सॉरी 4 नहीं 5 रिएक्शन तो याद रखने ही रखने हैं। मैग्नेट आयन वाले पार्ट, डाइक्रोमेट आयन, बाकी सारे के सारे मैग्नेट आयन। उसके अलावा एक ये रिएक्शन हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं बट ये ज़्यादा काम का नहीं है, इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ASO3 इसका रिएक्शन अगर हम लोग BrO3- के साथ कराएंगे तो उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में ASO3 वाला पार्ट आराम से ASO4 3- में कन्वर्ट होगा। बाकी पार्ट बैलेंसिंग में जैसा होना है वैसे के वैसे ही रहेगा, और BrO3- वाला पार्ट अपने आप को Br- में कन्वर्ट करेगा। देखिए रिएक्शन हम लोग को थोड़ा ध्यान रख के काम करना होगा, जिसमें हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात नहीं कर रहे। इसमें कहीं भी हम लोग आयोडीन वाले पार्ट को लेकर के नहीं चल रहे थे। एक जनरल रिएक्शन है जो हम लोग को मैग्नेट के साथ टाइट्रेशन के टाइम पे यूज करते हुए चल रहा है। इन सब रिएक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना। और इन रिएक्शंस के बाद हम लोग कुछ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले पार्ट का भी लिस्ट अभी मेंशन करेंगे और कुछ एक जनरल लिस्ट भी मेंशन कर लेंगे। बट इन सब केसेस में जैसे ऊपर के जो 3 केसेस हैं वो 3 केसेस ही हम लोग के लिए, मतलब ऊपर के सॉरी 5 जो केसेस हैं, मैग्नेट आयन वाला पार्ट और डाइक्रोमेट आयन वाला पार्ट, उन सब केसेस को ही हम लोग नॉर्मली यूज करके चल रहे होते हैं। उसमें एक ये पॉइंट ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। सबसे पहला पार्ट ये MnO4- वाला जो पार्ट है, पर्पल कलर रखो या पिंक कलर रखो, एक्चुअली लाइट पर्पल रहेगा, पिंक टाइप का। तो इस केस में पर्पल कलर या फिर पिंक कलर वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में क्योंकि मैग्नेट आयन का खुद का ही कलर होता है, जैसे ही MnO4- वाला पार्ट Mn+2 में कन्वर्ट होगा तो कलरलेस बन जाएगा। तो जब यहाँ से ये पार्ट Mn+2 में जाएगा तो इसका मतलब कलरलेस हो जाएगा। तो रिएक्शन में जैसे ही हम लोग मैग्नेट आयन डालेंगे मतलब टाइट्रेंट में, तो जैसे ही मैग्नेट आयन डाले एकदम से पिंक कलर आया फिर गायब हो गया। फिर जैसे ही एक और ड्रॉप डाले फिर से पिंक कलर आया फिर गायब हो गया, या फिर पर्पल कलर आया फिर गायब हो गया। फिर जैसे एक ड्रॉप डाले तो रिएक्शन में पिंक कलर आया फिर गायब हो गया। जब इस तरीके से रिएक्शन कराते जाएंगे तो जिस टाइम पे कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा उस टाइम पे, उसके जस्ट बाद, जिस टाइम पे कंप्लीट रिएक्शन हुआ तक तो सब कुछ गायब रहेगा, उसके जस्ट बाद जैसे ही एक ड्रॉप डालेंगे तो जो पिंक कलर डेवलप होगा वो गायब नहीं हो पाएगा। गायब नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके जस्ट एक ड्रॉप पहले हम लोग का
रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है। तो इस केस में जो MnO4 माइनस वाला पार्ट है ये खुद ही कलर चेंज करके इंडिकेट कर दे रहा है कि हम लोग का रिएक्शन में इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे था। तो इस तरह के केस को हम लोग सेल्फ इंडिकेटर का केस आराम से बोल सकते हैं। कभी कभी रिएक्टेंट वाले पार्ट या टाइट्रेशन के टाइम पे जो भी रिएजेंट वाले पार्ट है खुद ही इंडिकेट कर देते हैं कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो कि अगर हम लोग मैग्नेट आयन वाले पार्ट को टाइट्रेट के जैसा रखते हैं, मतलब सॉरी टाइट्रेट के जैसा रखते हैं, टाइट्रेट के जैसा नहीं रखते, तो भी अपना काम हो जाता कि पर्पल कलर है, पर्पल कलर है, जैसे हम लोग एक ड्रॉप डाले पर्पल कलर थोड़ा लाइट होता है, दूसरा ड्रॉप डाले पर्पल कलर रहता है लाइट होता है, तीसरा ड्रॉप डालते, चौथा ड्रॉप डालते, जिस टाइम पे पर्पल कलर कम्प्लीटली कलरलेस हो गया तो इसका मतलब हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑल्दो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि शुरू में KMnO4 बहुत ज़्यादा होता तो पर्पल कलर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता, टाइम के साथ जैसे जैसे KMnO4 घटता जाता तो इंटेंसिटी घटता जाता। एग्जैक्टली डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग का रिएक्शन एग्जैक्टली कब कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए इन जनरल टाइट्रेट टाइट्रेट वाले पार्ट को हम लोग कलर में या इंडिकेटर के फॉर्म में कंसिडर नहीं किया करते हैं। इन जनरल टाइट्रेंट वाले पार्ट को हम लोग इंडिकेटर के जैसा यूज करते हुए काम करते हैं। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लो पॉइंट को। उसके अलावा जब हम लोग ये डाइक्रोमेट आयन वाला पार्ट लेके चलते हैं, तो डाइक्रोमेट आयन वाले पार्ट में हम लोग के पास कोई कलर नहीं होता। तो इस केस में अगर हम लोग के पास डाइक्रोमेट आयन होगा, एक सेकेंड, Cr2O7 2 माइनस, तो डाइक्रोमेट आयन वाले पार्ट के केस में हम लोग डाइफिनाइल अमाइन वाले पार्ट को लेकर के चलते हैं इंडिकेटर। मतलब एक्चुअल में जैसे हम लोग का जो रिएक्शन होता है, तो जिस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके जस्ट बाद जैसे ही हम लोग डाइक्रोमेट आयन डालेंगे तो डाइक्रोमेट आयन वाला पार्ट जो हम लोग का डाइफिनाइल अमाइन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और उसके ऑक्सीडेशन की वजह से वो पूरा कंपाउंड जो है तुरंत ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जब तक हम लोगों के पास कोई टाइट्रेट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है रिएक्शन मीडियम में, तब तक डाइक्रोमेट आयन वाला पार्ट उस टाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग का टाइट्रेट खत्म हो गया तो उस केस में डाइक्रोमेट आयन वाला पार्ट डाइफिनाइल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है, और जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसको ऑक्सीडाइज करके इसका कलर ब्लू कन्वर्ट करा देता है। मतलब जैसे ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा तो उसका कलर ब्लू निकल के आता है। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को एज अ इंडिकेटर आराम से यूज़ करके चल सकते हैं डाइक्रोमेट आयन के केस में। मतलब इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि डाइक्रोमेट आयन का खुद का कोई कलर चेंज नहीं होता, कोई कलर ऑब्जर्व नहीं कराता। उस केस में यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा इंडिकेटर लेके चलेंगे जो कोई डाइफिनाइल अमाइन लेके चल सकते हैं। जब तक कोई पहले से कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके साथ डाइक्रोमेट आयन रिएक्शन कर सकता है, मतलब डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जब तक कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में तब तक तो डाइक्रोमेट वहाँ रिएक्शन करेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार डाइक्रोमेट आयन इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद जैसे ही एक ड्रॉप भी डालेंगे तो एक ड्रॉप वाला पार्ट सीधा इस इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा और इंडिकेटर वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कराएगा, और ऑक्सीडाइज करा के कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही हम लोग को सॉल्यूशन में ब्लू कलर मिला, इसका मतलब एक ड्रॉप पहले हम लोग का इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका था, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब MnO4 माइनस और डाइक्रोमेट आयन, तो इसीलिए इन दोनों के इंडिकेटर्स के केस को थोड़ा याद रखते हुए काम करना होता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद फिर हम लोग आराम से आगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करके देखो। हाँ, नोट करो क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट N2S6SO4। हाइड्रोजन का मतलब हो गया N2H4 और उसके साथ H2SO4 वाला पार्ट है। तो जैसे सवाल को देख के ऐसा लग रहा है
N2H4 वाले पार्ट का मतलब हो गया NH2NH2, ये हाइड्रोजन हो गया। H2SO4 जब डालेंगे तो NH3 प्लस बनेगा, यहाँ वाले पार्ट में भी NH3 प्लस बनेगा, तो N2H6 हो गया, और दोनों H प्लस के साथ SO4 2 माइनस वाला पार्ट कंबाइन कर गया, तो इसलिए N2H6 SO4 वाला पार्ट कंसिडर कर रहा है। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट was dissolved in was dissolved in 100 ml water उसके आगे 10 ml of this solution 10 ml of this solution was treated with excess of FeCl3 solution, and named to complete this reaction. फिर उसके बाद ferrous ions formed were estimated, and it required 20 ml of M/50 KMnO4 estimate the amount of hydrogen sulfate in 1 liter solution. Estimate the amount of hydrogen sulfate in 1 liter solution. सवाल बड़ा बड़ा ही एक्सपेक्ट करना, सवाल इसमें छोटा नहीं रहेगा। एक्चुअल में अगर टाइट्रेशन का सवाल आता है तो कहीं से भी छोटा सवाल निकल के नहीं आने वाला है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कैसे कैसे किसके इक्विवेलेंट को किससे रिलेट करना है, थोड़ा ट्राई करके देखो। अप्लाई हम लोग केवल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करते जाना है, बाकी टाइट्रेशन कुछ बचा नहीं है। कुछ रिएक्शंस का ध्यान रखना, उससे काम हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें गिवन भी है, गिवन तो दिखे ही नहीं है, इसके नीचे और लिख लो भाई, गिवन Fe3 प्लस N2H4 N2 का फॉर्मेशन करेगा, प्लस 4 Fe2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन गिवन है। और दूसरा रिएक्शन, चलो दूसरा रिएक्शन दे नहीं रहे, वो खुद से नोट कर लेना, ऊपर लिखवाया है रिएक्शन। हाइड्रोजन वाले पार्ट का रिएक्शन नोट कर लो। सैंपल ऑफ N2H6SO4, ठीक है, इतने तक हो जाएगा।
बताओ भाई कोई आंसर जल्दी। इतना बड़ा सवाल नहीं है भाई, तो सवाल जल्दी सॉल्व करने लायक है, जल्दी बताओ आंसर। मतलब देख के क्वेश्चन बड़ा है बट हमको तो देख के यही समझ में आ रहा है, एक का इक्विवेलेंट दूसरे के बराबर, दूसरे का इक्विवेलेंट तीसरे के बराबर, बस इतना ही करना है। एन फैक्टर निकालो फटाफट, क्वेश्चन कैलकुलेट करो। बता रहे जल्दी, इतना टाइम लगा रहा है। सर 52 ग्राम। नहीं, कितना? सॉरी सर, बना रहे हैं। बस बनाते ही आंसर बता रहा है। चलो इसके नीचे एक और रिएक्शन लिख ले रहे हैं। एक तो मैग्नेट आयन वाला पार्ट है, तो इस केस में MnO4 माइनस वाला पार्ट Fe फेरस आयन के साथ कंबाइन किया, मतलब Fe2+ का फॉर्मेशन किया, दिख भी रहा है यहाँ पे Fe2+ बनेगा। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में Mn2+ बनेगा, और साथ ही साथ Fe3+ वाला पार्ट। तो इस केस में मैग्नीज वाला पार्ट +7 वाले पार्ट से +2 में जा रहा, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 5 निकल के आएगा, और सर 1.6 ग्राम। 1 पॉइंट 6 ग्राम। नहीं,
सवाल में ढंग से पढ़ना है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट इन 1 लीटर सोल्यूशन। जीरो ठीक है, पॉइंट जीरो टू मोलर 0.02 मोलर, 0.02 मोलर। तो यहाँ से जब 1 लीटर में सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 मोल निकल के आएगा। और उसका मोलर मास कितना है? ये कंपाउंड का मोलर मास कितना हो जा रहा है? N2H6SO4। नाइट्रोजन वाला पार्ट 28 हो जाएगा, 28 प्लस 130। 6 और 130। चलो ठीक है, 130 कंसिडर कर लेते हैं। इंटू 130 तो 0.02 मतलब बाई 100। 13 दूनी 26 ना, कुछ गलत है, 0.02 नहीं आ रहा। इनफैक्ट 0.05 मोलर। नहीं, 13/2 के अराउंड आ रहा है। आंसर में 6.5 ग्राम है। सवाल में अमाउंट पूछा, अमाउंट मोलर नहीं पूछा है, कंसंट्रेशन नहीं पूछा है। आंसर 6.5 ग्राम के बराबर है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। अच्छा, कुछ गलती किए थे क्या? एक सेकंड रुक जा। सर आंसर 6.5 हाँ ग्राम है हाँ, सर। एक सेकंड रुक जा। 0.02 तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई तो करें। हाँ, आंसर 6.5 ग्राम है। सर मोलर में 0.05 में उतना आ रहा। 0. 05। हाँ, 0.05 में आएगा उसना। 0.05 से अगर हम लोग 130 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली 5 × 130 डिवाइड बाई 100 कर रहा है। तो यहाँ से 13 × 5 मतलब 65 हो जाएगा। 65/10 मतलब 6.5 आएगा। तो 0.05 मोलर हो रहा है आंसर। चलो खैर, ध्यान दो। जैसे MnO4 माइनस वाले पार्ट को अगर लेके चले तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट है, जबकि Mn2+ वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट 2 के बराबर है। तो यहाँ तो वैलेंसी फैक्टर 5 निकल के आ गया। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर Fe2+ का निकल के आ गया। फिर जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे Fe3+, तो Fe3+ वाला पार्ट Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर हम लोग का 1 के ही बराबर है। और N2H4 वाला पार्ट जो है वो N2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और N2H4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का? यहाँ से -2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से तो 0 आएगा, बट यहाँ वाले पार्ट से -2। तो -2 है, लेकिन 2 एटम के लिए टोटल चार्ज -4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 0 के बराबर, मतलब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 4 के बराबर निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाले पार्ट को रिलेट करना शुरू करें तो उसके हिसाब से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, सीधा ऐसा लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस बेसिकली KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। और Fe+2 का इक्विवेलेंट जो है N2H4 के बराबर होगा। मतलब जब रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट होता है आपस में बराबर, तो प्रोडक्ट वाला पार्ट भी उसी के बराबर होता है। इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ N2H4 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और N2H4 वाला पार्ट जितना होगा H2SO4, तो उससे कंबाइन करके आराम से N2H6 बना सकता है। तो उससे हम लोग को ज़्यादा कोई मतलब रहेगा नहीं। यहीं से कंसिडरेशन लेके देख लेते हैं। एक तो सवाल में 10 ml लेके चल रहे हैं हम लोग उस सॉल्यूशन वाले पार्ट का। तो मान लेते हैं कि हम लोग का जो सैंपल है वो सैंपल वाला पार्ट x ग्राम के बराबर है। तो x डिवाइडेड बाई 130 ये अपना नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। और इसको हम लोग 100 ml के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग का जो कंसंट्रेशन होगा इस पूरे कंपाउंड का, दैट विल बी इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई 130 होना चाहिए। ये हम लोग का सबसे बेसिक कैलकुलेशन हो गया। और उसमें से हम लोग 10 ml लेके चलेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट वहां से निकाल सकते हैं और एन फैक्टर वाला पार्ट भी रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आराम से ऐसा रिलेशन निकाल के ला सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा जैसे इसमें बीच वाले पार्ट से तो कोई मतलब ही नहीं, इस चीज़ को हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ N2H4 x डिवाइडेड बाई 130 इंटू हम लोगों का ये क्या था, 10। कंसंट्रेशन वाला पार्ट 10 के बराबर था यहाँ पे। 10x डिवाइडेड बाई 130 इंटू उसका वॉल्यूम वाला पार्ट जो हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे वो 10 ml के बराबर लेके चल रहे थे। तो इस केस में कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, और 10 ml है तो ml के टर्म में छोड़ देते हैं, मिली मोल्स में कैलकुलेशन हो जाएगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट। तो वैलेंसी फैक्टर 4 के बराबर दिखाई दे रहा। और जब हम लोग इसको इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस के बराबर करेंगे तो मोलर वाले पार्ट में 1/50 मोलर दे रखा वैल्यू और 20 ml दे रखा। तो इस केस में 1/50 इंटू 20 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 5 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू
20 इंटू 5 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 इंटू 4 के बराबर ले सकते हैं। और कैलकुलेशन वाले पार्ट में ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, बाकी ये भी कैंसिल आउट होगा, और ये पार्ट बचेगा 6.5 के बराबर। तो 6.5/10 आ रहा है, मतलब 0.65 आंसर आ रहा है। कहीं पे कोई कैलकुलेशन में एरर किए होंगे तो बता देना हमको देख करके। सर ये तो 10 ml में निकला ना, एक 1 लीटर में निकालना है। अच्छा सॉरी, ठीक है, 1 लीटर में निकालना, तब तो फिर हम लोग ये ले भी नहीं सकते। हाँ ठीक है, ले सकते हैं, हम गलती कर दिए थे यहाँ से थोड़ा। 100 ml में हम लोगों का x ग्राम है, मतलब 100 ml में 0.65 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना होगा। तो हम लोग 100 ml के हिसाब से कंसंट्रेशन जो लेके चले थे, उसमें हम लोग का अमाउंट x ग्राम निकल के आया था, मतलब 0.65 ग्राम के बराबर आया था। तो अगर हम लोग का 100 ml वाले पार्ट में 0.65 ग्राम के बराबर वैल्यू है, तो अगर हम लोग 100 की जगह पे 1000 ml लेंगे, मतलब 10 गुना ज़्यादा अमाउंट लेके चलेंगे, तो उस केस में हम लोग का जो अमाउंट वाला पार्ट भी वो भी 10 टाइम्स बराबर हो जाएगा 6.5 ग्राम के बराबर। तो जैसे क्वेश्चन में एक चीज़ अच्छा क्या होता है इसमें, एक्चुअल में हम लोग कुछ कर नहीं रहे। तुम लोग को क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ाया था, पीयूएसी। पीयूएसी ही वाला पार्ट है, जितना रिएक्टेंट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हम लोग। करवा रहे हैं हम लोग मोल कंसेप्ट का ही कैलकुलेशन। बस एक छोटा सा कंसिडरेशन ये है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं होगा। केवल उतना ही हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं जब तक हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। एक पार्ट दूसरे के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट किया, दूसरा वाला पार्ट तीसरे के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट किया, और उस केस में हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट बन गया। तो इसमें भले ही इतना सारा रिएक्शन है, बीच में कुछ कुछ दे रखा था, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन कोई अपना ज़्यादा काम का नहीं है। हम लोग का पहला लाइन काम का था, लास्ट वाला लाइन काम का था, बीच में बस ये चीज़ था कि मैंगनेट आयन वाले पार्ट को हम लोग इस हाइड्रीन हाइड्रोजन सल्फेट वाले पार्ट के साथ कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। केवल ये पार्ट अपने काम का था। उसके लिए हम लोग के पास FeCl3 दे रखा था, वही FeCl3 +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ, फिर +2 को वापस से KMnO4 वाला पार्ट +3 में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यहाँ से इसको रिलेट किए, यहाँ से आगे को रिलेट किए, ये बीच वाले पार्ट को हटा दिए, इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिए, आराम से हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन निकल के आ गया। तो फैराडे लॉ में हम लोग यही काम कर रहे थे। फैराडे लॉ में कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन कराए थे तुम लोग को, एग्जैक्टली यही कर रहे थे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो क्यों रहा है और यह कैसे हो रहा है, बेसिकली हो क्यों तो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो रहा है, तो एक एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है। जितना एक तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, जितना एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उतना ही दूसरी तरफ ऐड हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ फाराडे फ्रॉम वन साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाराडे फ्रॉम द टुवर्ड्स द अदर साइड। वहां से नंबर ऑफ फाराडे वाले पार्ट में ये एक्सप्रेशन आया था, W/E, W/E। तो यहाँ नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल के आया था, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालते थे हम लोग। है वही कंसेप्ट, केवल हम लोग उसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में रिलेट करके चल रहे हैं। तो इस केस में हम और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन कराना। और उसके बाद फिर हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब छोटा सा एक हेडिंग डाल देना, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसको थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जहाँ कहीं भी डाउट होगा पूछते चले जाना। हेडिंग डाल दो, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। जैसे एक पॉइंट नॉर्मली ध्यान रखने लायक होता है, अगर I- वाला पार्ट है तो किसी भी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आराम से I2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में ये चीज़, सॉरी रिडॉक्स नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चीज़ देखा था, Cl2 वाला पार्ट जब I- के साथ कंबाइन करता है तो आराम से I2- का फॉर्मेशन करा देता है। तो इस तरह का रिएक्शन हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा, जिसको हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे। आराम से I- I2 में कन्वर्ट होगा। तो एक्चुअल में जैसे हम लोग इसमें इंडिकेटर में स्टार्च सॉल्यूशन लेके चलते हैं, शायद सुना होगा। स्टार्च वाला पार्ट जब आयोडीन के साथ कंबाइन करता है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन होता है उसका कलर ब्लू निकल के आता है। तो जैसे ही हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट शुरू होता है, या फिर मान लो कि जैसे जब हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हैं, तो उस केस में नॉर्मली
हम लोग I2 वाले पार्ट को टाइट्रेंट के जैसा यूज़ करते हैं। टाइट्रेंट के जैसा यूज़ करने का मतलब है कि हम लोग I2 वाले पार्ट को ब्यूरेट के अंदर रखते हैं। इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब टाइट्रेट वाले पार्ट में ड्रॉप ड्रॉप के साथ डालते चले जा रहे हैं। तो जब हम लोग इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते चले जा रहे हैं तो उस केस में नॉर्मली एक छोटा सा कंसिडरेशन ये रहता है कि जैसे एक आयोडीन गया तो ये ख़त्म हो गया, किसी दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके I माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा ड्रॉप किया, वो भी ख़त्म हो गया। जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा या इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पार्ट अचीव नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का I2 डालते ही I माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। जिस टाइम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो उस टाइम पे जैसे ही हम लोग I2 डालेंगे वो मिक्सचर में एग्जिस्ट करेगा। वो मिक्सचर वाला जो पार्ट है वह स्टार्च के साथ आराम से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन कराएगा, जिससे हम लोग को ब्लू कलर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जैसे ही हम लोगों के सॉल्यूशन में ब्लू कलर बन गया, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का टाइट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हम लोगों का जो ये इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पार्ट है, वो इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पार्ट अचीव हो चुका है। हम लोग का रिएक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का एक थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करके चलते हैं तो उस केस में हम लोग का इंडिकेटर वाला पार्ट स्टार्च सॉल्यूशन होगा। स्टार्च सॉल्यूशन वाला पार्ट आयोडीन के साथ कंबाइन करके ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराता है। ये हम लोगों के रिएक्शन को कंप्लीट होने वाले पार्ट को इंडिकेट कर रहा होता है। इस एक छोटे से पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक रिएक्शन तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये है, जो नोट कर लो। दूसरा रिएक्शन जो ध्यान रखने लायक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। I2 वाला पार्ट I माइनस में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ IO3 माइनस में। और ये चीज़ हमेशा हम लोग अल्कलाइन मीडियम में लेके चलते हैं तब होता है। अगर हम लोग अल्कलाइन मीडियम लेके चलें तो उस केस में आराम से I2 वाले पार्ट का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, I माइनस और IO3 माइनस, सॉरी IO3 माइनस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे एक ये रिएक्शन ध्यान रखना। डिस्प्रोपोर्शनेशन में जैसे ये चीज़ हेलोजन के साथ होता है, Cl2 वाला पार्ट, Br2 वाला पार्ट, सबके साथ ये चीज़ होता है। बट हम लोग क्योंकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन देख रहे हैं तो हम लोग I2 के लिए रिएक्शन नोट करके चलेंगे। इस एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा। और तीसरा एक हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन वाले पार्ट का रिएक्शन एकदम ध्यान रखना ही रखना है, बहुत ही स्टैंडर्ड पार्ट होता है। अगर हम लोग H2O3 2 माइनस वाले पार्ट का रिएक्शन I2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में I माइनस का फॉर्मेशन होता है और H2O3 वाला पार्ट S4O6 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रिएक्शन थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। इसमें हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन विद हाइपो सॉल्यूशन डायरेक्टली वर्ड यूज करते हुए काम कर रहे होते हैं। नोट कर लो इस रिएक्शन को भी। बाकी कुछ कुछ रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को अलग से ध्यान रखना है जब हम लोग एस्टिमेशन वाला पार्ट करेंगे। तो इससे जब हम लोग एस्टिमेशन कैरी आउट करते हैं तो एस्टिमेशन वाले पार्ट में हम लोग जैसे ऊपर लिख रहे थे किस चीज़ का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे एस्टिमेशन आप किस चीज़ का कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग का सबसे पहला पार्ट होगा H2S वाला पार्ट एसिडिक मीडियम में, जिसका ध्यान रखना है। बेसिकली रिएक्शन याद रखना थोड़ा पड़ेगा। और हम लोग टाइट्रेंट तो आयोडीन ही लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे अलग से कुछ मेंशन नहीं कर रहे, रिएक्शन याद रख लेते हैं। H2S वाला पार्ट जब I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट में सल्फर बनता है और साथ ही साथ I माइनस का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो आराम से एसिडिक मीडियम वाला पार्ट राइट साइड में रख के काम कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट मतलब H2S के एस्टिमेशन के लिए हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग SO3 2 माइनस वाले पार्ट का वापस से एस्टिमेशन कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में ही। रिएक्शन नोट करते जाओ फटाफट। ये सब रिएक्शंस थोड़े ध्यान रखने है तुम लोगों को। और ये सब चीज पी ब्लॉक में दे भी रखा होगा, मतलब जब हम लोग हेलोजन फैमिली डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे भी ये सब रिएक्शंस रहते हैं। नोट करते जाओ रिएक्शन। SO3 2 माइनस वाला पार्ट, SO3 2 माइनस का नाम क्या होगा बताओ भाई कोई। SO3 2 माइनस का नाम क्या रखेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड। जब सल्फाइड आयन का रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ तब उस केस में सल्फेट आयन बनेगा और साथ ही साथ I माइनस का फॉर्मेशन। बस उसमें देख लेना, अगर कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं
तो आयोडीन का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में I- के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड वाला रिएक्शन बहुत ही ऑब्वियस है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं बेसिकली, मतलब I2 वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, तो I2 खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा होगा। तो Sn+2 SN4+ में ही कन्वर्ट होगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। आराम से 4+ में कन्वर्ट करा सकते हैं इस चीज को। ऐसे चौथा और पांचवा रिएक्शन ज्यादा काम का तो नहीं होता, बट फिर भी ध्यान रखने लायक है थोड़ा, बस नोट कर लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनना चाहिए वैसे? क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में क्या बनना चाहिए? I2 वाला पार्ट अगर रिएक्शन कर रहा है तो नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा ही रिएक्शन करेगा, अनटिल अनलेस की स्ट्रॉन्ग अल्कली मीडियम है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा अगर बिहेव करेगा, तो अभी जस्ट रिएक्शन यूज किया था, इसके ऊपर वाला N2 N2H4 वाला पार्ट N2 में कन्वर्ट होगा। हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो N2 में कन्वर्ट होगा, और बाकी I2 वाला पार्ट I- में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लो। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें थ्योरेटिकल जिसका ध्यान रखना होगा, जो नोट में लिख सकते हैं आराम से। जैसे एक पॉइंट तो ऊपर के रिएक्शन से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ये पार्ट अल्कलाइन मीडियम, हम लोग रिएक्शन वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में नहीं करा सकते, क्योंकि अगर अल्कलाइन मीडियम लेके चलेंगे तो I2 वाले पार्ट का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। एक ये पॉइंट है जो थोड़ा ध्यान रखने का है, पॉइंट नोट कर लो इसके नीचे। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इज या फिर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन iodometric titration is carried out in neutral or mildly alkaline, या बेसिक लिख सकते हैं, माइल्डली बेसिक और वीकली एसिडिक मीडियम, वीकली एसिडिक मीडियम। उसमें मेंशन कर लेना pH वेरी हाई, तो उस केस में I2 वाला पार्ट डिस्प्रपोर्शनेट करके I- और IO3- में कन्वर्ट कर लेगा। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यूज करके नहीं चलते। और एक प्रॉब्लम हम लोगों के एसिडिक मीडियम में भी आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है वीकली एसिडिक मीडियम होना चाहिए, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यूज करके नहीं चल रहा है। तो इसमें एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने लायक है वैसे। जैसे स्टार्च कौन से जनरल कैटेगरी में आता है, कौन से जनरल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है? कहाँ पे स्टार्च वर्ड सुना है कभी भी केमिस्ट्री में? बायोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल में स्टार्च वाला पार्ट कहाँ पे आता है, कौन से टाइप के कंपाउंड्स में आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में आता है, मतलब बेसिकली सैकराइड्स वाले पार्ट यूज करके चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट में आता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट है तो उसके इसमें हम लोगों के पास हो सकता है कि हेमी एसिडल टाइप का बॉन्ड बन रखा हो, या फिर मान लो एसिडल टाइप का बॉन्ड बन रखा हो, या फिर हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट की जगह ईस्टर वाला पार्ट कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेकर के चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम वाले पार्ट में जो भी हम लोग का हेमी एसिडल एसिडल जो भी कंपाउंड्स है, ईस्टर वाला पार्ट है, सारे के सारे पार्ट आराम से हाइड्रोलिसिस में जा सकते हैं। माइल्ड एसिडिक मीडियम में नहीं जा पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम वाले पार्ट में जो स्टार्च है उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे आराम से।
तो हम लोग का इंडिकेटर जो है वही ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्च अगर ख़त्म हो गया, इंडिकेटर ख़त्म हो गया, तो हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम भी अवॉइड करके चलते हैं। नोट कर लो। दो पॉइंट्स और है जिसका थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। पहला पॉइंट, इन एसिडिक सॉल्यूशन I minus is oxidized by O2 to I2, या फिर oxidized by O2 into I2। अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तब उस केस में जो हम लोग का I माइनस वाला पार्ट है, वो I माइनस वाला पार्ट आराम से O2 के साथ रिएक्शन करने पे भी अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इन जनरल O2 वाले पार्ट को भी अवॉइड करके चल रहे हैं होते हैं, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। और इनफैक्ट अगर रहता भी है तो रिएक्शन वाले पार्ट में जो I माइनस बना वो वापस से I2 में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है। और एक पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है जो रिएक्शन में कभी कभी यूज करने में आता है। द pH फॉर टाइट्रेशन ऑफ आर्सेनिक, और आर्सेनिक में हम लोग 3 वाला पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, विथ I2 कैन बी मेंटेन्ड। ये जैसे जैसे रिएक्शन होगा हम लोगों को H4ASO4 3 माइनस वाला पार्ट मिल रहा होगा, मतलब एसिडिक मीडियम वाला पार्ट एग्जिस्ट करना शुरू कर सकता है। हम लोग को उस चीज को थोड़ा अवॉइड करके चलना है। कैन बी मेंटेन्ड न्यूट्रल बाय एडिंग NaHCO3। NaSCO3 यूज करेंगे तो हो गया क्या, कुछ आइडिया बताओ कुछ। NaSCO3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? बताओ, कोई दिमाग लगा के, सिंपल सा केस है। अरे बोल भाई जल्दी कोई। किसी को आइडिया नहीं लग रहा कि NaSCO3 लेके चलेंगे तो क्या होगा? SCO3 वाला पार्ट कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है? बताओ भाई। बेसिक। बेसिक सॉल्ट है पक्का? यस सर। कैसे मालूम पड़ा? नालायक लोग आने के किलोग्राम से भूल स्ट्रॉन्ग गए जी। स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH प्लस H2CO3 है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है। अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब बेसिक सॉल्ट है। अगर बेसिक सॉल्ट है मतलब बेसिकली बेस है। बेसिक सॉल्ट का यही मतलब होता है जो पीएच वाला पार्ट को थोड़ा 7 से हाई रख दे। तो जैसे ही हम लोग का AS3 प्लस वाला पार्ट, ऊपर जस्ट अभी रिएक्शन लिखा था कि AS3 प्लस वाला पार्ट जो है वो HASO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा, तो आराम से वहाँ पे I माइनस वाला, सॉरी H प्लस वाला पार्ट रिलीज भी करेगा। तो हम लोग का जो H प्लस वाला पार्ट मीडियम में आ रहा है वो हम लोग के मीडियम वाले पार्ट को स्लाइटली एसिडिक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम लोग उसके एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में जो भी H प्लस वाला पार्ट आ रहा, अगर उसको NaSCO3 के साथ कंबाइन कर दे, तो यहाँ से जो SCO3 माइनस वाला पार्ट है
ये SiO3 माइनस वाला पार्ट H प्लस के साथ कंबाइन करके आराम से H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट आराम से कैरी आउट कर सकता है। और क्योंकि केवल शुरुआत में SiO3 माइनस था तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल SiO3 माइनस वाला पार्ट है तो न्यूट्रलाइजेशन में आराम से H प्लस को खत्म करने की टेंडेंसी रखता है। जब सफिशिएंट H2CO3 का कंसंट्रेशन हो जाता है तब भले ही वापस से वो पार्ट डिसोसिएटेड फॉर्म में रहना चाहता है, लेकिन शुरू में तो केवल SiO3 माइनस है जो कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आराम से H2CO3 में कन्वर्जन कराता चला जाएगा H प्लस के साथ कंबाइन करके। खैर, ऊपर जो दो तीन रिएक्शंस लिखा है, जो दो तीन पॉइंट्स लिखा है, उन सबका ध्यान रखना। क्वेश्चन वाला नोट करते जाओ, क्वेश्चन वाला पार्ट नोट करते जाओ। क्वेश्चन नोट करो, द सल्फर कंटेंट, और ये भी बड़ा ही सवाल है बेसिकली, द सल्फर कंटेंट of steel sample of steel sample is determined by is determined by converting converting it to H2S gas H2S gas absorbing the H2S in 10 ml of 0.005 molar, absorbing the H2S in 10 ml of 0.005 molar I2, and then, अरे यार इसमें बैक टाइट्रेशन का सवाल है, इस चीज़ को छोड़ दो अभी के लिए। इसमें सवाल थोड़ा बैक टाइट्रेशन, एक काम करो सवाल नोट कर लो, जब बैक टाइट्रेशन मेंशन करेंगे तो इस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, लेकिन उसके बाद ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सवाल नोट कर लो पूरा, हम दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। देन बैक टाइट्रेटिंग द एक्सेस of I2 with 0.002 molar Na2S2O3, 0.002 molar Na2S2O3, the hypo solution. Is required for the titration how many milligrams of sulfur are contained in the sample? Are contained in the sample. सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार वैसे सोच के देखो कि इसमें कर क्या सकते हैं। सवाल अभी सॉल्व मत करना, बट बैक टाइट्रेशन में कर क्या सकते हैं एक बार सोच के देखो। केवल उसी इसका डिस्कशन कर लेते हैं ताकि अगर घर पे ट्राई करना हो तो सॉल्व ट्राई करके देख भी सकते हैं। कुछ होता नहीं है बैक टाइट्रेशन, केवल सवाल का कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका एक स्टैंडर्ड टर्म दे दिया गया है घटिया ही सवाल।
सोच के देखो अगर सवाल में क्या करना होगा, किसको किससे रिलेट करें, मतलब इक्विवेलेंट वाले पार्ट को कैसे रिलेट करें आपस में। बताओ भाई क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं करना है, केवल बताना है क्या कर सकते हैं। सर I2 को x मान लेंगे सर, जो एक्सेस में है उसको Na2H2O3 अरे के साथ एक्स टाइट्रेट। एक्स नहीं करना है हमको, किसके इक्विवेलेंस को किसके साथ रिलेट करना है, बस ये चीज बताना है। लास्ट क्लास में इस तरह का एक सवाल कराया था वैसे, मतलब बैक टाइट्रेशन का एक पार्ट होता है उसमें, किसके इक्विवेलेंस को किसके साथ रिलेट कराना है। लास्ट क्लास में एक सवाल कराया था तुम लोगों को, जहाँ पे एक मिक्सचर के साथ किसी का रिएक्शन हो रहा था, सवाल दिखा रहे हैं। I2 और हाइपो सॉल्यूशन का करेंगे सर। हाँ एक सेकंड का, लास्ट क्लास में कहाँ गया भाई, हाँ ये सवाल, इस क्वेश्चन वाले पार्ट में KMnO4 वाला पार्ट एक मिक्सचर के साथ कंबाइन कर रहा था, मतलब मिक्सचर के साथ टाइट्रेशन कर रहा था या फिर रिएक्शन कर रहा था। तो इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KMnO4 का इक्विवेलेंट, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहे थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यही चीज़ है। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर केस के सिनेरियो को लेकर के चले, जो क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में, अगर ढंग से देखो तो। रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग के पास ऐसा मेंशन करके चल रहा है कि हम लोगों का सल्फर जो है किसी स्टील सैंपल में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग H2S में कन्वर्ट किए, और वो H2S वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग I2 के साथ कराए। फिर जो एक्सेस है, बैक टाइट्रेशन वर्ड छोड़ दो, इससे इस वर्ड को अभी के लिए स्किप करो, और उसके बाद द एक्सेस I2 विथ 0.02 मोलर Na2H2O3। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या कि एक मिक्सचर है जहाँ H2S है और Na2H2O3 है, इसका रिएक्शन हम लोग I2 के साथ करा रहे हैं, तब जाके कंप्लीट I2 वाला पार्ट खत्म हो रहा है। तो ये बैक टाइट्रेशन वर्ड जो है ये कुछ है नहीं, कि हम लोग एक मिक्सचर के साथ बेसिकली एक पार्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन करा रहा है। तो इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2S प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक काम करना है, इसका हम आंसर बता देते हैं तुम लोगों को, एक बार ट्राई करके देखना, और अगर आंसर वाले पार्ट में कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब बैक टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ से इस चीज़ का डिस्कशन भी कर लेंगे। अभी के लिए केवल हम आंसर बता दे रहे हैं, एक बार सोच के देखना है, जो तरीका बताया है इसके हिसाब से आंसर वाले पार्ट को सोच के देखना, या फिर कैलकुलेशन करके देखना कि आंसर वाला पार्ट मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सल्फर वाले पार्ट का जो वेट है दे रखा है 1.28 ग्राम के बराबर। तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जब बैक टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे तो आराम से डिस्कशन वाला पार्ट कैरी आउट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन को तो छोड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन नोट करो। हाँ ये क्वेश्चन चलेगा, नोट करो भाई क्वेश्चन। An aqueous solution an aqueous solution containing 0.10 gram KiO3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट वाला पार्ट नोट कर लेना 214, and an excess of Ki and an excess of Ki was acidified with HCl, acidified with HCl
The liberated I2 consumed 45 ml of thiosulfate the molarity of thiosulfate solution is the molarity of thiosulfate solution is ट्राई करके देखो जो रिएक्शंस लिखा है उन रिएक्शंस को यूज कर लेना सीधा और याद रखना ही रखना रिएक्शंस को जल्दी कैलकुलेट करो आया किसी का आंसर
जल्दी बता रहे हैं किसी का आंसर, इतना टाइम लगेगा? अरे किसी का आंसर नहीं आया भाई इतने देर में, जल्दी बता भाई, इतना तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। An aqueous solution containing 0.10 gram of KiO3 and excess of Ki was acidified with HCl। ठीक है, और उसके बाद बोला है द लिबरेटेड I2 कंज्यूम्ड 45 ml ऑफ थायोसल्फेट। तो ठीक है, सवाल वाले पार्ट में ऐसा मेंशन कर रखा है, IO3 माइनस वाला पार्ट है बेसिकली, KiO3 नहीं है, IO3 माइनस वाला पार्ट, और Ki वाले पार्ट की तरफ से I माइनस मिलेगा। तो उस केस में मेंशन किया, जैसे अगर बेसिक मीडियम लेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे HCl वाले पार्ट में दे रखा, और यहाँ आगे वर्ड मेंशन भी कर रखा है द लिबरेटेड I2। इसका मतलब कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा हम लोग आराम से कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल के काम कर सकते हैं। तो जब IO3 माइनस वाला पार्ट I माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो I2 का फॉर्मेशन कराएगा, और उसमें भी दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे रखा, एक्सेस ऑफ Ki वाला पार्ट दे रखा। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम करें तो 0.1 डिवाइडेड बाई 214 निकल के आएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेट करेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, I2 वाला पार्ट हम लोग के थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब Na2H2O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो I माइनस बनेगा, और साथ ही साथ S4O6 2 माइनस का फॉर्मेशन कराना है। यहाँ पे भी हम लोग S2O3 2 माइनस वाला पार्ट कंसिडर करके आराम से काम कर सकते हैं। तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में मेंशन किया है 45 ml ऑफ थायोसल्फेट, तो इसका 45 ml चाहिए, और इसका कंसंट्रेशन वाला पार्ट C के बराबर मान लेते हैं। तो इस केस में जो I2 वाला पार्ट ऊपर से आया होगा, एग्जैक्टली उसी चीज़ को हम लोग को नीचे वाले पार्ट पे रिलेट करना है, तो यहाँ से तो I माइनस की ज़रूरत भी नहीं है। number of equivalent of IO3 minus will be equal to number of equivalent of I minus will be equal to number of equivalence of I2, और उसी चीज को आगे कर सकते हैं। I2 का equivalent will be equal to equivalent of S2O3 2 minus। तो यहाँ से सर लिख सकते हैं equivalent of IO3 minus is equal to equivalent of I minus is equal to equivalence of I2 will be equal to equivalent of S2O3 2 माइनस। तो यहाँ से केवल इस चीज़ को यहाँ वाले पार्ट के लिए रिलेट करना है, बीच वाले पार्ट को हम लोग स्किप करके चल सकते हैं, इससे कोई हम लोग को मतलब नहीं रहेगा। वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट बताते जाओ कितना कितना निकल के आएगा। IO3 माइनस वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आएगा, जल्दी बताओ। 5। IO3 माइनस वाले पार्ट में +5 से 0 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर निकल के आना चाहिए। सर और तो यार एस दो दो आई है ना, क्या है, 2 आई होगा ना।
तो यहाँ +5 से 0 में जा रहा है। बेसिकली ऐसा, अच्छा तो पहला क्लास किया भी नहीं था। जब हम लोग के पास डिसप्रोपोर्शनेशन या कम प्रोपोर्शनेशन होता है तो दो आयोडीन लेकर चलते हैं हम लोग। एक तरफ से हम लोग को I- मिल रहा है, एक तरफ से +5 मिल रहा है। तो +5 से 0 में जा रहा है, मतलब वैलेंसी फैक्टर 5। और I- अगर लेके चलते हैं तो -1 से 0 में जा रहा है। लेकिन दो के लिए अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे टोटल दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। 2- से हम लोग 0 में जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर आराम से हम लोग 2 के बराबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। ठीक है, खैर इस वाले से हम लोग को मतलब नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ भी रहे हैं। दूसरे वाले पार्ट को ट्राई करके देखो। दूसरे वाले केस में कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर H2O3 2- का? अच्छा हाँ, एक सेकंड, शायद थोड़ा गलती कर दिया है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान से उतर गया। जैसे I2 वाला पार्ट जब I2 के साथ कंबाइन करेगा तो उस केस में I- तो बनेगा, साथ ही साथ IO3- बनेगा। तो एक पार्ट तो यहाँ से इक्वेटेड रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 0 है और ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट +5 के हिसाब से +10 होगा, तो टोटल चेंज 10 के बराबर है 2 मॉलिक्यूल के लिए। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का चेंज 5 के बराबर होगा। यहाँ वाले पार्ट में बैलेंसिंग में 5I2 निकल के आता था और यहाँ वाले पार्ट में टोटल 10 के बराबर वैल्यू निकल के आता था। तो इस केस में जब टोटल 10- चार्ज लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे नेट चार्ज जो है I- वाले पार्ट में 10 के बराबर है, यहाँ 0 के बराबर। टोटल चेंज 10 का है 10 मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 1 के बराबर आएगा। थोड़ा ध्यान से उतर गया था, ध्यान रखना। अगर हम लोगों का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में शायद बताया भी था तुम लोगों को, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन में कंपाउंड का मोलर रेशियो सेम है तब तो उस केस में हम लोग जो काम एक के लिए करेंगे वही काम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड का मोलर रेशियो सेम नहीं है तो दोनों पार्ट को अलग अलग लिख करके वहां से बैलेंसिंग करके चलो। तो इस केस में दूसरे का वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर नहीं आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 10I- 5I2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ से 10 नेगेटिव चार्ज मतलब, और 0 वाले पार्ट में कन्वर्ट हो रहा, टोटल 10 का वेरिएशन 10 मोल्स के लिए। इसका मतलब एक के लिए एक का वेरिएशन, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 1 के बराबर आएगा। लेकिन उससे हमको जरूरत नहीं है, तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा थायोसल्फेट वाले पार्ट में, जल्दी बताओ। 6। 6 के बराबर? नहीं, 6 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है H2O3 वाले पार्ट में? 4। 4। इसका 2 स्ट्रक्चर 2 2 2 2 अरे स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर बना के काम करना पड़ेगा। O- वाला पार्ट है, एक S- वाला पार्ट, तो H2O3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। 2 निकल के आ रहा है पक्का? जैसे इसमें डबल बॉन्ड S लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे यस चेंज सर, होगा कुछ। 2 ही आएगा। O-2 तो नहीं आ रहा। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट 2 के बराबर आ रहा है। 4 आएगा। 4 आएगा भाई, बॉन्ड वाले पार्ट को देख के पता नहीं चल रहा क्या? 6 आ रहा। कितना? 6। अबे एक तो सल्फर है, 6 कहाँ से निकाल के ला रहा है? और दूसरे वाला का स्ट्रक्चर मालूम भी है कि सब भूल गया है? स्ट्रक्चर क्लास 12 में बताया भी था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, S4O6 है स्ट्रक्चर। एक्चुअल में जो हम लोग का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जैसे इस वाले पार्ट पे तो आते हैं, नीचे स्ट्रक्चर बना देते हैं। H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O- डबल बॉन्ड सल्फर। एक्चुअल में ये भी एग्जिस्ट करता नहीं है, अगर ढंग से देखो तो एग्जिस्ट ये करता है S S- डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O- डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्योंकि सल्फर माइनस और ऑक्सीजन माइनस में सल्फर माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये हम लोग का ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, हम लोग इसके हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। खैर ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। S4O6 2- वाला पार्ट जो है तो उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर निकल के आता है, O- वाला पार्ट। शायद याद होगा, ये चीज तुम लोग को बता रखा था। बताओ अभी वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आ रहा? ठीक है, हम लोग एवरेज आउट वैसे भी करने वाले हैं, हम लोग को दोनों सल्फर को लेके चलना है, तो एक सल्फर ले या दो सल्फर के लिए कैलकुलेशन करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ वाले पार्ट में। तो ये स्ट्रक्चर लेके चलो या दूसरा स्ट्रक्चर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये सल्फर और लास्ट वाला सल्फर, ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा,
बट बीच वाले दोनों का अलग आएगा। तो हम लोग एवरेज आउट करेंगे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने का आ रहा है ओवरऑल। यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर चारों सल्फर का मिला के कितना निकल के आ रहा है, हमको इससे मतलब है। तो वहां से टोटल चेंज की बात कर पाएंगे हम लोग। 2.5। 2.5 का चेंज आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करना चाह रहा है भाई? एवरेज तो 2 ही आएगा ना उसमें। 2 आएगा का? एवरेज तो 2 आएगा। यस सर। हाँ तो ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि S2O3, अगर ऐसा कंसिडर कर चले, S2O3 2 माइनस सामने वाले पार्ट में S4O6 2 माइनस सर दे 3 रखा। का चेंज, क्या 3 का चेंज? 3 का चेंज पता नहीं है, देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखे हम लोग 2x और ऑक्सीजन की तरफ से -2 चार्ज होता है, तो -2 × 3 इज इक्वल टू -2 के बराबर रख रहे हैं। तो यहाँ से जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये -6 वाला पार्ट जब सामने जाएगा तो +6 मतलब +4 के बराबर है। तो क्योंकि हम लोग को टोटल चेंज से ही मतलब है, हम लोग उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हमको तकलीफ क्या है, चाहे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब सर टोटल यहाँ पे दो हम लोग का वैल्यू 8 के 2 बराबर का निकल के चेंज। आएगा। और यहाँ दो। वाले पार्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन जब करें तो 6 ऑक्सीजन है, इसका मतलब -12 के बराबर वैल्यू है, लेकिन बाहर 2 माइनस है, इसका मतलब टोटल 10 के बराबर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज निकल के आएगा। यहाँ से 5 आएगा वैल्यू, यहाँ से 5 आएगा, बीच वाले का तो 0 होना है, बट टोटल से हम लोग को मतलब है। तो यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +10 के बराबर है, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर +8, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +10 के बराबर, मतलब टोटल चेंज 2 का है। अगर टोटल चेंज 2 का है तो कितने के लिए 2 का चेंज है, 1 के लिए या 2 के लिए? 2 के लिए। अगर 2 2 के के लिए 2 का चेंज है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1। 1 का तो चेंज। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। समझ आया? इस पार्ट में गलती नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत ही घटिया गलती कर रहा है तुम लोग, पता नहीं क्यों इसमें गलती हो रहा है। खैर, तो इस केस में जब इसका रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो नीचे वाले पार्ट में जो रिएक्शन का बैलेंस आउट किए, तो वहाँ से वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट आराम से 1 के बराबर निकल के आ गया। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस वैलेंसी फैक्टर 5 के बराबर निकल के आ गया, और दूसरे वाले केस में वैलेंसी फैक्टर 1 के बराबर निकल के आ गया। एक बार कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। अगर इस तरह का केस रहता है जहाँ पे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, कि क्योंकि पूरा का पूरा एलिमेंट ही कोई चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर का काउंटिंग करके चल लेंगे, वहां से आंसर निकल आ जाएगा। हम लोग को एवरेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है आंसर। 0.1 ग्राम एक्सेस ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा वहां से, यहाँ वाले पार्ट से 245 ml। ठीक है, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो हम लोग रिलेट कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 2 माइनस, और इसका इक्विवेलेंट तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 0.1 डिवाइड बाई 214 ग्राम, मतलब उसके मोलर मास से डिवीजन किए थे, और उसका वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा। जबकि दूसरे वाले केस में हम लोग को मोलैरिटी यूज करना है, क्योंकि उसका वॉल्यूम दे रखा, तो कंसंट्रेशन C इंटू वॉल्यूम 45 ml, और क्योंकि ml है और इधर हम लोग मोल्स के टर्म में काम कर रहे हैं, तो मिली मोल्स वाला पार्ट के लिए हम लोग को हटाना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 के बराबर कंसंट्रेशन लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से अपने आंसर का पार्ट निकल के आना चाहिए, C इज इक्वल टू 0.1 10⁻³ वाला पार्ट, या 10 नीचे 1000 से डिवाइड करके रख देते हैं, 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0.1, इसको भी हटाई देते हैं, तो यहाँ से 100 वाला पार्ट निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई 214 इंटू 45। तो यहाँ से ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, बाकी 100 बाई 214 इंटू 9, तो एक काम करते हैं, 214 को 0.04 के आसपास आ रहा है। पता नहीं, देख लेते हैं। आंसर तो है वैसे 0.0623 के बराबर, बट हम एक काम करते हैं, 214 को हम 200 मान लेते हैं, और 9 वाले पार्ट को 10 कर देते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अपने पास, तो अभी 0.05 के राउंड आंसर आ रहा है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05 के राउंड आंसर आएगा। तो अगर 1 डिवाइडेड बाई 20 है 0.05 और अपना आंसर 0.06 है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन खैर करके देख लो, क्योंकि अब तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, आजकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब इसमें नियर अबाउट आ रहा है, सब बोल के काम नहीं चलेगा, कैलकुलेट करके देख लो कि अपना आंसर 0.0623 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर ऐसा कर लेते हैं 214 को बाय 100 कर लेंगे 2.14।
हम्म उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करके 1 बाय ये कुछ सर जो कर ले, अप्रोक्स, आंसर चेक कर जल्दी, अप्रोक्स करना यस ही सर, नहीं है। अप्रोक्स 0.6 आ जा रहा है, 0.06। अप्रोक्स मत कर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर। सेकेंड डेसिमल प्लेस तक मेंस में भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अप्रोक्स कर लिया। यस आदत चेंज करो, उधर अप्रोक्स करेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। एटलीस्ट सेकेंड से थर्ड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन रहा तो कैलकुलेशन करके देख लो। जीरो छः पॉइंट तो नहीं, जीरो फाइव ही आ रहा है सर। 0.05 आ रहा है ना। छः, 0.051 के आसपास आ रहा सर। हाँ। छः तो कहीं से नहीं आ रहा, कहीं तो ठीक है गलती। एक सेकंड रुक जाओ। मोलर मास वाले पार्ट में कहीं कोई गलती नहीं। मोलर मास तो ठीक है, 214 के बराबर है। 10 ग्राम दे भी रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई गलती। द लिबरेटेड आई टू कंज्यूम 45 ml ऑफ थायोसल्फेट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, दिक्कत तो कहीं नहीं आ रहा है। हो सकता है आंसर में कुछ गड़बड़ी हो। अ, मेरे हिसाब से तो ठीक ठीक आंसर दे रखा है। चलो ठीक है, खैर कैलकुलेशन वाले पार्ट को एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये थायोसल्फेट वाले पार्ट का वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना। अगर थायोसल्फेट वाले पार्ट को S4O6 में कन्वर्ट कराते हैं हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइम पे, तो उस केस में जो हम लोग का वैलेंसी फैक्टर है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है +8 से +10 में जा रहा है। मतलब चेंज वाला पार्ट केवल 2 का है। 2 मॉलिक्यूल के लिए 2, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 का चेंज वैलेंसी फैक्टर हम लोग हाइपो सॉल्यूशन का 1 के बराबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को एक और लिस्ट भेजेंगे कुछ रिएक्शंस को याद रखने का, क्योंकि आगे हम लोग जब क्लोरीन का एस्टिमेशन करेंगे तो उस क्लोरीन के एस्टिमेशन में उनमें से कुछ कुछ रिएक्शंस काम में आएंगे, और बाकी तो यही टाइट्रेशन से रिलेटेड ही रिएक्शन है। डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा 3 4 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके अगले लेक्चर में आराम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रेंथ वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रेंथ और ओलियम का स्ट्रेंथ और एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन वाला पार्ट। हो सकता है एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब के डिस्कशन के बाद जो वर्कशीट है, उसमें जहाँ कहीं भी तुम लोग को रेडॉक्स का सवाल दिखाई दिया होगा, उन सब वर्कशीट को ट्राई करके देखना। एक वर्कशीट और तुम लोग को देंगे जिसमें लंबे लंबे ही क्वेश्चन होंगे, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, उन सबको ट्राई करके देखना। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगा तो सवाल पूछ लिया करना, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड कर रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।